राजा की गरीब बेटी। चांदीपुर बहुत ही सुंदर एवं संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा मान सिंह काफी दयालु भी था। अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ उससे देखी नहीं जाती थी। मान सिंह की एक बेटी थी नयनतारा। वो इसी बात से परेशान थी कि वो राजकुमारी है। एक दिन उसने अपने पिता से नाराजगी के चलते खाना नहीं खाया। अरे क्या बात है बिटिया, हमसे क्यों नाराज है? क्योंकि आप राजा हैं। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? हमारा परिवार है राजा महाराजाओं का। बस यही मेरी नाराजगी की वजह है। अरे साफ साफ बताओ ना बिटिया, क्या बात है? बात यह है कि आप राजा हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राजकुमारी हूँ। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। ये शानो शौकत, हर समय आसपास सिपाही। ये अच्छी नहीं, बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। जहाँ भी जाओ आपके सिपाही मेरे पीछे आ जाते हैं। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। सारा दिन बस राजमहल के एक कमरे से दूसरे कमरे में टहलते रहो। ये सब सुनकर मान सिंह हंसने लगे। अरे ये सब तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है ना, ताकि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाएगा पिताजी? आपका कोई दुश्मन भी नहीं है। आप अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। पर बिटिया, राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है। हम राजा हैं तो राजा की तरह ही रहेंगे ना। मैं परेशान हो गई हूँ इस तरह रहने से। अब ऐसा कीजिए कि थोड़ी दिन मेरे आसपास से पहरा हटवा दीजिए। मुझे थोड़ा आराम से रहने दीजिए। मान सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर बेटी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और 1-2 दिन के लिए नयनतारा के आसपास से पहरा हटवा देते हैं। नयनतारा को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। सारा दिन महल में यहाँ से वहाँ घूमना, कभी राजमहल के मैदान में दासियों के साथ मस्ती करना, कभी बावड़ी से स्वच्छंद पानी पीना। ये सब 1-2 दिन चलता है और फिर राजा के पास खबर आती है कि राजकुमारी ने आज फिर से खाना नहीं खाया। अरे अब क्या हो गया बिटिया? जो तुमने कहा वो हमने कर दिया। पहरा हटा तो दिया, अब क्या हुआ? पहरा तो हटा दिया, पर मैं हूँ तो अब भी महल के अंदर ही ना। पहले भी अंदर ही थी, अब भी अंदर ही हूँ। तो क्या चाहती हो बिटिया? मुझे बाहर जाना है, राज्य के लोगों से घुलना मिलना है, सहेलियाँ बनानी है। नहीं नहीं बिटिया, अब ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कैसे होगा? नयनतारा मान सिंह की तरफ मुड़ती है। सब हो सकता है पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। हमारे ही महल में एक दासी है जो पास के गांव में ही रहती है। मैं उनके घर उनकी बहन बनकर रहूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे नहीं बेटिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम एक छोटे घर में कैसे रह पाओगी? कुछ नहीं होगा पिताजी। मुझे वैसे भी ये बड़े बड़े कमरे और सोना चांदी पहने रहना अच्छा नहीं लगता। थोड़े दिन सादा जीवन बिताना है। फिर वही होता है। मान सिंह अपनी बेटी के आगे हार मान लेते हैं और उसे दासी के साथ उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं। नयनतारा को 1-2 दिन थोड़ी परेशानी तो होती है, पर उसे वहाँ रहना किसी कैद से आजादी जैसा लग रहा था। कुछ दिन में वो दासी के घर में कामकाज में हाथ भी बटाने लगती है। अरे आप मत कीजिए राजकुमारी जी, मुझे दंडित किया जाएगा। सुनो, मुझे राजकुमारी मत बोलो, यहाँ मैं तुम्हारी बहन हूँ। और हाँ, कोई दंडित नहीं करेगा। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आई हूँ और काम कर रही हूँ। तुम बस मुझे यहाँ आराम से रहने दो और वो करने दो जो तुम रोज करती हो। इतनी बात सुनकर दासी भी चुप हो जाती है। अब रोज सुबह नयनतारा एक आम लड़की बनकर पानी भरने जाती है, सब्जी लेने जाती है और झाड़ू भी लगाती है। एक बार जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा उसके पिताजी ने सिपाही के हाथ कुछ मोहरें भेजी हैं, पर उसने सिपाही को वापस भेज दिया। उसने न सिर्फ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि सिपाही को वापस आने के लिए भी मना कर दिया। महाराज, वो एकदम साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही हैं और मोहरे लेने से भी मना कर दिया, पर वो खुश बहुत दिख रही थी। खुश थी? बस फिर ठीक है। एक बार की बात है, जब नयनतारा कुएं से पानी भर रही होती है, तब उसके हाथ से रस्सी छूटने लगती है। तभी वहाँ एक नौजवान आता है और उसकी रस्सी पकड़ लेता है। नयनतारा उसको धन्यवाद देकर चली जाती है, पर वो लड़का
अग्रसेन उसके रूप रंग पर फिदा हो जाता है। अब वो उसका हर समय इंतजार करने लगता है, पर नयनतारा कभी ध्यान ही नहीं देती। काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार नयनतारा अपने पिताजी से मिलने का मन बनाकर उनसे मिलने चली जाती है। अरे बिटिया, कैसी हो तुम? हम सिपाही भेजकर छुप छुप कर तुम्हारी खबर तो लेते रहते हैं, पर तुम अब खुद बताओ, तुम कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, और आज तक किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। वापस कब आओगी बिटिया? तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। पिताजी, मैं शादी उससे करूंगी जो मुझे पसंद करेगा, ना कि आपकी धन दौलत को। ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे ही सही। इधर जब अग्रसेन को नयनतारा दिखती नहीं तो वो दासी से पूछता है, वो तुम्हारी बहन नहीं दिख रही है आजकल, कहाँ है? क्यों, क्या काम है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुंदर काफी है वो। तुम किसी ख्वाब में मत रहना, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी। क्यों, ऐसा क्या है? वो कल आ जाएगी, खुद ही पूछ लेना उससे। अगले दिन नयनतारा वापस आ जाती है। अग्रसेन उसे कुएं पर देखकर खुश हो जाता है। उससे रहा नहीं जाता कि दासी ऐसा क्यों बोल रही थी। वो उससे थोड़ी बात करता है। आप दिखी नहीं 2 दिनों से? हाँ, कुछ काम से बाहर गई थी। क्या काम? ये मैं आपको क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताइए, हम तो दोस्त के नाते ऐसे ही पूछ रहे थे बस। इतना कहकर वो चला जाता है। नयनतारा को लगता है शायद उसे कुछ बुरा लग गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। अग्रसेन वहाँ रोज आता, पर नयनतारा से बात नहीं करता। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बातें चालू होती हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। हम शादी कब करेंगे? और तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी बहन के साथ ही देखा है। हाँ अग्रसेन, मैं बताने ही वाली थी। शादी शायद ना हो पाए, मुश्किल है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम तो देख ही रहे हो मैं कितनी गरीब हूँ, माँ पिताजी भी नहीं है, कोई मुझे क्यों अपनाएगा? पर मुझे तुम पसंद हो, मैंने तो कभी धन दौलत की बात की भी नहीं। वो दोनों बस ये सब बातें कोने में बैठकर कर रहे होते हैं कि तभी सिपाही उनको देख लेता है। वो वापस जाकर सारी बातें राजा को बताता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी से मिलने आते हैं और उससे अग्रसेन के बारे में सब पूछते हैं। पिताजी, मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो भी गरीब घर का ही दिखता है, क्या आप उसे अपनाएंगे? मैंने आपका विचार जानने के लिए ही उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। अगर तुम्हें अपने लिए वो सही जीवन साथी लग रहा है तो फिर ठीक है, पर तुम ये जान लो, कुछ दिन तंगी में रहना अलग बात होती है और जिंदगी भर निभाना अलग बात होती है। उसे अभी ये भी नहीं पता है कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें ऐशो आराम में रहने की आदत रही है। वो तुम्हारी जरूरतों का पता नहीं कितना ख्याल रख पाएगा। सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। जी पिताजी, मैं आपकी बात समझ गई और मैं तैयार हूँ। नयनतारा की बात मानकर वो उसे अग्रसेन से शादी के लिए हाँ कह देते हैं और वापस राजमहल लौट आते हैं। इधर नयनतारा अग्रसेन को सब बताने के लिए मन बना लेती है और हिम्मत करके सब बता भी देती है। क्या राजकुमारी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे प्रेम में जो पड़ गई थी, पर अगर तुम्हें मेरा राजकुमारी होना खल रहा है तो फिर इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। वो उदास होकर बोलती है। नहीं, ठीक है, पर मैं ये चाहूंगा कि ये बात हमारे बड़ों के बीच भी हो एक बार। मैं भी अपने माँ पिताजी को लेकर तुम्हारे महल आता हूँ। बस ये बात करके नयनतारा वापस राजमहल लौट जाती है और अग्रसेन अपने घर बात करता है। एक अच्छा सा दिन देखकर अग्रसेन नयनतारा को बोल देता है कि वो और उसके माँ पिताजी आज उसका हाथ मांगने आने वाले हैं। उनके स्वागत की सब तैयारियां हो जाती हैं। कुछ ही देर में एक सजीला सा राजकुमार बैंड बाजे के साथ उसके द्वार पर आता है। उसके पीछे पीछे हाथी घोड़ों की सेना होती है और राजा रानी भी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर नयनतारा ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अग्रसेन ही होता है। अग्रसेन, तुम ऐसे? अग्रसेन नहीं, राजकुमार अग्रसेन राणा सिंह। क्या? जैसे तुम सच्चे प्यार की तलाश में साधारण जीवन व्यतीत कर रही थी, मैं भी अपने महल से दूर रहकर वही कर रहा था। जब मैंने अपने माँ पिताजी को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने अपने सैनिक भेजकर सब पता करवा लिया। वो दोनों
बात कर ही रहे होते हैं और तब देखते हैं कि उन दोनों के पिताजी भी मित्र ही हैं। बस फिर सबका भव्य स्वागत होता है और शुरू होती है शादी की तैयारियां।